हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम एमबीए थर्ड सेम के कॉमन सब्जेक्ट बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की महापरीक्षा का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, तो कवर करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट का भी नाम है और आपके यूनिट का भी नाम है। ठीक है, तो बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में फर्स्ट हम देखेंगे बिजनेस पॉलिसी, क्योंकि बिजनेस पॉलिसी अलग टॉपिक है और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अलग टॉपिक है। ठीक है, आपका ये क्या है, आपके सब्जेक्ट नाम भी है, यूनिट का नाम भी है, फर्स्ट टॉपिक भी है। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि बिजनेस पॉलिसी क्या है। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट टू गाइड the present and future decision and action of an organization in order to achieve its objectives। ठीक है, व्यवसायिक नीतियाँ, जिसे हम बोल सकते हैं व्यवसाय नीतियाँ। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय, पॉलिसी का मतलब होता है नीतियाँ। मतलब आप किसी बिजनेस को ओपन कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप अपने कंपनी के लिए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, मतलब जो रूल्स होती है, जो गाइडलाइंस होती है, जो दिशा निर्देशों के समूह होते हैं, उन्हें ही बिजनेस पॉलिसी कहा जाता है। जो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस अच्छे से वर्क करे, या फिर आपकी जो बिजनेस पॉलिसीज़ है जो होती है, जैसे कि उसमें कितने एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, उन्हें क्या सैलरीज देनी है। ठीक है, अदर जैसे किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, किस मार्केट में उसको सेल किया जाएगा, इन सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी बिजनेस पॉलिसी में आती है। ठीक है, तो व्यावसायिक नीति उन सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का समूह है जिन्हें शीर्ष प्रबंधन मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा संगठन के वर्तमान और भविष्य के निर्णयों व कार्यों को सही दिशा देने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी क्या है, बिजनेस पॉलिसी उन सिद्धांतों मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उन सिद्धांतों दिशा निर्देशों मतलब वो रूल्स गाइडलाइंस जो इस किसी बिजनेस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, उनका समूह होता है जिन्हें शीर्ष प्रबंधन मतलब जो भी बिजनेस का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जैसे कि सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, किसके लिए, संगठन के लिए, ताकि वर्तमान और भविष्य के जो भी डिसीजंस है या फिर बोल सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर के जो डिसीजन मेकिंग के लिए वह कार्यों को सही दिशा देने के लिए बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, यही होती है बिजनेस पॉलिसी, या शॉर्ट में बोले तो बिजनेस पॉलिसी क्या होती है, बिजनेस पॉलिसी एक सिद्धांत है या फिर बोल सकते हैं कि वो दिशा निर्देश है जो क्या होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिजनेस पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है, इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ बिजनेस पॉलिसी फर्स्ट है ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के हिसाब से बिजनेस पॉलिसी का फर्स्ट टाइप होता है प्रोडक्शन पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, पर्सनल पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी का मतलब हमने समझ लिया। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, वे नीतियाँ जो किसी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती है। इसमें जैसे कि है ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शन। ठीक है, कार्य के आधार पर बिजनेस पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है प्रोडक्शन पॉलिसी। उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस संस्था में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है प्रोडक्शन पॉलिसी कहलाती है। फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है पैसों से संबंधित, ठीक है, जो भी उसमें प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा और कहीं लगेगा, ठीक है, सेल के लिए कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ों को जो भी पैसों से संबंधित बातें होती है वो पॉलिसी किस में आती है, फाइनेंशियल पॉलिसी में आती है। मार्केटिंग पॉलिसी, ठीक है, जो प्रोडक्ट उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में बन रहा है उसको कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, उसे कैसे सेल करनी है, इस चीज़ की मार्केटिंग करना क्या होता है, मार्केटिंग पॉलिसी कहलाता है। फिर है पर्सनल पॉलिसी।
पर्सनल पॉलिसी में क्या आता है कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ है, उनकी सैलरी, उनका इंसेंटिव, उनकी टाइमिंग, उनका टारगेट, ये जो सारी चीज़ें होती है वो कहलाती है पर्सनल पॉलिसी। फिर एक क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट का मतलब होता है ऋण या लोन बोल सकते हैं। क्रेडिट पॉलिसी में क्या होता है, क्रेडिट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बताया जाता है कि किन एम्प्लॉय को लोन दे सकते हैं, कौन लोन के लायक है, इस चीज़ की जो पॉलिसी बनती है वो कहलाता है क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है। फिर सेकंड है ऑन द बेसिक ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज के हिसाब से आता है फर्स्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, सेकंड एप्लाइड पॉलिसी, थर्ड इम्प्लॉयड पॉलिसी और फोर्थ है इम्पोज्ड पॉलिसी। ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद बनाता है वो होती है ओरिएंटेड पॉलिसी। ठीक है। एप्लाइड पॉलिसी, एम्प्लॉयड पॉलिसी और इम्पोज्ड पॉलिसी। इसमें इम्पोज्ड पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के लिए बनाई जाती है। ठीक है। एप्लाइड पॉलिसी वो होती है जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो बनाने की ज़रूरत नहीं है फिर भी बनाना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होती है एम्प्लॉयड पॉलिसी। एम्प्लॉयड पॉलिसी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है। ठीक है। ये है ऑन द बेसिक ऑफ सोर्सेज के हिसाब से पॉलिसी। फिर ऑन द बेसिक ऑफ लेवल्स, लेवल के हिसाब से पॉलिसी, जिसमें फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी में कौन कौन आते हैं, वही CEO, MD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी आती है। ठीक है। उनकी जो पॉलिसी बनती है और टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी कहलाती है। फिर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट पॉलिसी किसके लिए होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए होती है। फिर फोर्समैन पॉलिसी, फोर्समैन पॉलिसी में वो आते हैं जो क्या करते हैं, मिडिल लेवल के नीचे आते हैं, मतलब सुपरवाइजर, ठीक है, वो टीम लीडर, ये सारे किस में आते हैं, उनके लिए जो पॉलिसी बनती है वो फोर्समैन पॉलिसी कहलाती है। फिर ऑपरेटिंग फोर्स पॉलिसी, ऑपरेटिंग फोर्स पॉलिसी में वो आती है जो सुपरवाइजर जिन्हें एम्प्लॉय को काम देता है और जो एम्प्लॉय उस काम को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एक्शन में लाते हैं। ठीक है। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय है, उनकी जो पॉलिसी होती है वो ऑपरेटिंग फोर्स पॉलिसी कहलाती है। ये था आपकी बिजनेस पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसी के टाइप्स। अब इसमें सेकंड टॉपिक हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवोल्यूटिंग स्ट्रेटजी टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। रणनीतिक प्रबंधन या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं रणनीतिक प्रबंधन। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वह प्रोसेस है या वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन किया जाता है। मतलब फॉर्मुलेटिंग की जाती है, मतलब स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है। क्रियान्वयन मतलब जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है या बोल सकते हैं उसको एक्शन में लाया जाता है। मान लो आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, आपकी स्ट्रेटजी तैयार हो गई, आपने क्या कर लिया, मतलब रणनीतियाँ बना लिया, ठीक है, निर्माण कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन आपने किया है, जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन मतलब उसको जांचेंगे, उसको चेक करेंगे कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसे चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। यही होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। सिंपल सा बोले तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या था, रणनीति, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। और मैनेजमेंट में 5 स्टेप आती है जो मैं आपको बताया था। फर्स्ट जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग और होता है कंट्रोलिंग। ये 5 स्टेप आती है मैनेजमेंट में। स्ट्रेटजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, मतलब आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करना।
मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी वो क्या चाहती है या कौन सा गोल अचीव करना चाहती है उसको सेट करना, ठीक है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जहाँ भी मैनेजमेंट वर्ड आता है वहाँ पर ये पाँच चीज़ें लागू होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा क्या होता है, रणनीतियों का निर्माण मतलब इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वय क्रियान्वय मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, ये क्या चीज़ें होती है किसी भी स्ट्रेटजी में होती है, ये इसी स्टेपों से कंप्लीट होती है। मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को बना रहे हैं, जैसे कि आपने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट किया कि आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये क्या था, ये आपकी स्ट्रेटजी थी। आप अपनी स्ट्रेटजी के लिए पहले क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे कि आपको उसके अंदर क्या करना है। फिर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने रिसोर्सेज उसमें यूज़ होंगे, कितना मटेरियल लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितनी मेन पावर काम करेगी, इन सारी चीज़ों क्या किया आपने, ऑर्गेनाइज किया। फिर स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग में क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसे आप क्या करेंगे, टाइम टाइम पर, या फिर कह सकते हैं कि उनको उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस चीज़ का अनुभव है या जिस मेन पावर को जिस चीज़ का अनुभव है उसको क्या करेंगे, उसको काम में लगाएंगे। फिर डायरेक्टिंग, जो भी वर्कर्स या जो भी रिसोर्सेज आपके पास काम कर रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, दिशा निर्देश देंगे कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम कराना, वो मोटिवेशन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उस प्लानिंग के दौरान जो भी काम चल रहा है उसमें, तो उससे क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है उस स्ट्रेटजी को लेकर तो उससे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये 5 चीज़ें होती है कि इसमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। इसी में आपका और एक टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, जो आपकी यूनिट फर्स्ट का 3rd टॉपिक है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग। उसी का मतलब यही होता है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आपका एक सिंगल टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। उसमें क्या होता है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग का मतलब होता है, स्ट्रेटजी मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, और प्लानिंग का मतलब होता है उसके लिए प्लान तैयार करना। देखो, सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसी के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी। मतलब इस मैनेजमेंट की सबसे फर्स्ट जो स्टेप होती है प्लानिंग, वही उस आपका टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। मतलब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपने जो भी गोल सेट किया है उसके लिए क्या करना, प्लान तैयार करना, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, और उसमें एक टॉपिक क्या है आपका, स्ट्रेटजिक प्लानिंग। अब हम देखेंगे इसमें कि स्ट्रेटजिक जो मैनेजमेंट है उसकी प्रोसेस क्या है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस, इसमें फर्स्ट स्टेप है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेप में आया क्या है, सबसे पहला इन्वायरमेंटल एनालिसिस। मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हो रही है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ सेल हो रहा है, कितना प्राइस है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ऑर्गेनाइजेशन में आती है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके जो आंतरिक कारण है, बाहरी कारण है, ठीक है, उनका विश्लेषण करना। मतलब आपके कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कंपनी के बाहर क्या चल रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका एनालिसिस करना। मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है, ये क्या होगा, इंटरनल फैक्टर्स हो गए। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होगा, जैसे कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है, खतरे कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना या उन सारी चीज़ों को समझना, इसलिए क्या है, फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप इसके स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, रणनीति बनाना। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे इन्वायरमेंट को एनालिसिस कर लिया, कौन सी चीज़ें हैं, क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है बाहर, सब चीज़ को एनालिसिस किया। उसके बाद आपने क्या किया, रणनीति बनाया, मतलब स्ट्रेटजी को क्या किया, बनाया, फॉर्मुलेशन किया, फॉर्मुलेट किया। फिर थर्ड कंडीशन इसमें होती है, थर्ड स्टेप इसकी क्या है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, रणनीति को लागू करना। मतलब जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाया, जो भी योजना बनाया है, जो भी रणनीति बनाया है, उसको क्या करना, लागू करना, मतलब एक्शन में लाना। आपने प्लान तैयार कर लिया, आपने स्ट्रेटजी बना ली, अब उसके क्या करेंगे, अब उसको काम में लगाएंगे या उसको व्यवहार में लाएंगे, बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो स्टार्ट होती है प्लानिंग के बाद, स्ट्रेटजी बनाने के बाद, वही कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन। पहले स्ट्रेटजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल, क्या हुआ, देखो, सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट को एनालिसिस किया। सेकंड कंडीशन में आपने क्या किया,
जो भी आपकी स्ट्रेटजी इसको फॉर्मुलेट किया, मतलब स्ट्रेटजी आपने बनाया, फिर थर्ड में क्या हुआ, जो आपने स्ट्रेटजी बनाया था उसको इम्प्लीमेंटेशन किया, मतलब उसको एक्शन में लाया, उस पर काम स्टार्ट कर दिया, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है। अब क्या होगा, जो परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जो स्ट्रेटजी बनी है, जिसको फॉलो करके काम चल रहा है, उसको क्या करना, जांचना, उसको चेक करना। अगर आपको लगता है, देखो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, चेक करना। आप उससे क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है उसकी स्ट्रेटजी जांचने के बाद कि इस स्ट्रेटजी से काम नहीं हो सकता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप उस स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे। तो जो आप सुधार कर रहे हैं वही कहलाता है स्ट्रेटजी कंट्रोल। ठीक है, ये होती है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले क्या होगा, इन्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, उसके बाद जो रणनीति बनाई है उसको लागू किया जाएगा, उसके बाद जो रणनीति लागू हुई है उसको इवोल्यूशन करके, अगर आपको कुछ लग रहा है गलत है, उसे क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, उस पर कंट्रोल लाया जाएगा। ये होती है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस। अब इसमें सेकंड टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर किया है, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी प्लानिंग, ये 3 टॉपिक कंप्लीट हुए। अब सेकंड टॉपिक है मिशन एंड विजन। ठीक है, मिशन एंड विजन। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मिशन क्या है। मिशन इज द स्टेटमेंट दैट डिफाइन द बेसिक पर्पस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेनिंग व्हाई इट्स एग्जिट, व्हाट इज डू एंड वोम इट्स वर्क। ठीक है, मिशन क्या है, मिशन एक कथन है या कह सकते हैं एक स्टेटमेंट है। मिशन आप बोल सकते हैं कोई उद्देश्य है या हमारा ध्येय है किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ या पर्सनल लाइफ से लेकर भी रिलेटेड भी हो सकता है। इसमें क्या है, मिशन एक कथन है या एक स्टेटमेंट है जो संगठन के मूल्य उद्देश्य को स्पष्ट करता है, यानी संगठन क्यों बना है, क्या कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करते हैं। मिशन क्या है, मिशन का मतलब होता है हिंदी में ध्येय, या फिर आप बोल सकते हैं उद्देश्य। मिशन क्या है, मिशन एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि उसका मूल उद्देश्य स्पष्ट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, वो क्या चाहता है, या फिर अभी फ़िलहाल में वो क्या है। ठीक है, ये इसमें किसकी बात हो रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो मिशन क्या है, मिशन एक स्टेटमेंट है जो संगठन के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, या वो अस्तित्व में क्यों है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, फर्स्ट है पर्पस ओरिएंटेड, संगठन का उद्देश्य बताता है ये, ठीक है, कि ये क्यों काम कर रहा है। ठीक है, मिशन मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, मिशन का मतलब होता है या मिशन एक कथन है जो क्या स्पष्ट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम कर रही है, किस लिए कर रही है, उसका अस्तित्व क्यों है, या अभी प्रेजेंट में वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका मेन पॉइंट क्या है, संगठन का उद्देश्य बताता है। सेकेंड है फोकस, प्रेजेंट फोकस्ड, वर्तमान कार्यों पर केंद्रित होता है। थर्ड है कस्टमर ओरिएंटेड, ग्राहकों पर ध्यान देता है। फोर्थ है गाइडलाइंस और डिसीजन, निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। फिर क्लियर एंड सिंपल, सरल और स्पष्ट होता है। लॉन्ग टर्म नेचर, लंबे समय तक मान्य रहता है। ठीक है, ये क्या है, ये मेन पॉइंट है मिशन की, और मिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य बिंदुओं को या मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करता है कि वो क्यों अस्तित्व में है, वो क्यों काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है, या उसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है मिशन में। अब इसी में सेकंड टॉपिक हमारा विजन। ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है। विजन इज अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द फ्यूचर पोजीशन और लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, शोइंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बिकम इन द फ्यूचर्स। विजन वह कथन है जो संगठन के भविष्य के लक्ष्य और दिशा को दर्शाता है, यानी संगठन आगे चलकर क्या बनना चाहता है। ठीक है, तो जो हमारा मिशन था, मिशन क्या था, प्रेजेंट फोकस था। ठीक है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में जो कंपनी कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, किस बेस पे काम कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस चीज़ को पाना चाहता है, वो प्रेजेंट में क्या है, उसका अस्तित्व में क्यों है, ये चीज़ें किस में थी, मिशन में थी। और विजन क्या है, विजन फ्यूचर के लिए, उसका दृष्टिकोण मायने रखता है। विजन का हिंदी मीनिंग होता है दृष्टि। ठीक है, दृष्टि का मतलब
कि वो क्या चाहता है, फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। सिंपल सा मीनिंग बोले तो विज़न का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी की बात की जा रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है, तो वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता ही क्या है, विज़न है। तो क्या विज़न एक कथन है, जैसे कि मिशन एक स्टेटमेंट था, वैसे ही विज़न क्या है, विज़न भी एक स्टेटमेंट है जो संगठन के भविष्य लक्ष्यों और दिशा को दर्शाता है। मिशन प्रेजेंट ओरिएंटेड था, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही थी। विज़न क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है। ये फ्यूचर के लिए सोचता है, फ्यूचर के क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, ठीक है, उसको दिशा निर्देश देता है। यानी संगठन आगे चलकर क्या बनना चाहती है। थोड़ा सा अंतर है, मिशन प्रेजेंट में काम करता है और विज़न फ्यूचर में काम करता है। मिशन बताता है कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, किस अस्तित्व में है, किस लिए काम कर रहा है और कौन सा काम कर रहा है। विज़न बताता है कि कौन सा काम होगा, फ्यूचर गोल क्या है और फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, मिशन क्या था, प्रेजेंट ओरिएंटेड था, भविष्य पर केंद्रित होता है, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाला होता है, लॉन्ग टर्म गोल, दीर्घकालीन लक्ष्य बताता है। ये किस लिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए नहीं होता। ग्रोथ फोकस्ड, विकास पर जोर देता है। आइडल स्टेट, संगठन की आदर्श स्थिति दिखाता है। डायरेक्शन प्रोवाइडर, भविष्य की दिशा बताता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है कि जो मिशन है, मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट के बारे में सोचता है या प्रेजेंट है, और विज़न क्या है, विज़न उसका फ्यूचर है कि फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है और किस लिए वो काम कर रहा है। अभी से क्या किया उसने, अपना फ्यूचर डिसाइड किया, फ्यूचर गोल डिसाइड किया और फ्यूचर जो गोल है उसी पे वो काम करेगा, ठीक है। तो मिशन और विजन। अब थर्ड टॉपिक हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दे अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर डिसीजंस। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, ठीक है, पर्यावरण स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस है जिसमें संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण के कारकों की पहचान, विश्लेषण और निगरानी की जाती है ताकि भविष्य की रणनीतियाँ बनाई जा सके। इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण, स्कैनिंग मतलब बोल सकते हैं एनालिसिस करना, ठीक है। स्कैनिंग को शॉर्ट में बोल सकते हैं हम एनालिसिस, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, या फिर आपको ये एग्जाम में अदर नाम से भी आ सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से आता है, ठीक है, या फिर बिजनेस स्कैनिंग के हिसाब से नाम से आता है, या फिर बिजनेस एनालिसिस के नाम से आता है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के नाम से आता है, बिजनेस स्कैनिंग के नाम से आता है, किसी भी नाम से आपको आ सकता है। आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के आंतरिक और बाहरी मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, वातावरण मतलब इन्वायरमेंट के कारकों की पहचान की जाती है, विश्लेषण किया जाता है और निगरानी की जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या संगठन का जो भी इन्वायरमेंट है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, दोनों इन्वायरमेंट को पहचाना जाता है, देखा जाता है और एनालिसिस किया जाता है कि इसमें क्या चल रहा है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो उसके इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, ठीक है। एक्सटर्नल की बात की जाए तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी, उसके खतरे कौन कौन से, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आती है, ठीक है। शॉर्ट में बोले तो बाहर अंदर क्या बदल रहा है उसे समझना, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चल रहा है, क्या बदल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसको क्या करना, पहचानना और इसका विश्लेषण करना और इस पर को क्या करना, इसको मॉनिटर करना, मतलब उस पर निगरानी रखना। ये क्या है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है। अब इसके 2 फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, फर्स्ट है इंटरनल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और सेकंड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो इंटरनल में क्या आता है, एनालिसिस ऑफ फैक्टर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदरूनी तत्वों का विश्लेषण, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें हैं उसको एनालिसिस करना क्या कहलाता है, इंटरनल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहलाती है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, पूरा मैनेजमेंट होगा, कंपनी का कल्चर मतलब कंपनी का पूरा इन्वायरमेंट होगा, किस तरीके से काम कर रहा है, इन्वायरमेंट क्या है,
ठीक है। रिसोर्सेस होंगे जैसे कि फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मेन पावर्स, मटेरियल, मनी, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें किसके अंदर होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, कंपनी के पास स्किल्ड स्टाफ है या नहीं। कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है, किस चीज़ का नॉलेज है, इन सारी जानकारी किसके अंदर आती है, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आती है, इंटरनल एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आती है। अब देखते हैं एक्सटर्नल, मतलब कंपनी के बाहर, एनालिसिस ऑफ फैक्टर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बाहरी वातावरण का विश्लेषण, मतलब संगठन के बाहर क्या चल रहा है उसको एनालिसिस करना। जैसे कि संगठन के बाहर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे कि इंटरेस्ट रेट चेंज होना, टैक्स बढ़ना, जीएसटी लगना, ये सारी चीज़ें किसके आती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बाहरी चीज़ें होती है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो हमको कंपटीशन देते हैं, जो हमारे साथ कंपटीशन में भाग लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर दो कंपनी साथ में काम कर रही है, दोनों टेलीकॉम कंपनी है, तो क्या होगा, दोनों के पास वही प्रोडक्ट होगा, बस किसी के फीचर्स चेंज होंगे, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, इकोनॉमी मतलब आर्थिक व्यवस्था, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये सारी चीज़ किसके कंपनी के बाहर की होती है, जो हमको एनालिसिस करना होता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट ने नया टैक्स लॉ लाया, ठीक है, ये क्या है, ये बदलाव हुए, ठीक है। ये होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जो दो तरीके से होती है, इसके दो टाइप से होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट स्कैनिंग और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्कैनिंग। कंपनी की जो अंदर की चीज़ें होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट स्कैनिंग में आती है, और कंपनी की जो बाहर की चीज़ें होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्कैनिंग में आती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टॉपिक था। अब देखते हैं फोर्थ टॉपिक, वैल्यू चैन, ठीक है। वैल्यू चैन मतलब आप समझ रहे हैं, चैन का मतलब श्रृंखला, मतलब चीज़ें जुड़ते जाती है। अगर स्टार्ट यहाँ से हुई है तो इसमें कुछ चीज़ जुड़ेगी, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ जुड़ेगी, कुछ चीज़ ऐसे जुड़ते जाएगी और ये आगे आगे ख़त्म होते जाएगा, ठीक है। मतलब चीज़ें क्या होती है, इसमें जुड़ते जाती है, ये होता है वैल्यू चेन। मतलब हर एक स्टेप में क्या होना, वैल्यू ऐड होना, जो कहाँ से स्टार्ट होती है। किसी कंपनी की बात करें तो रिसोर्सेज से या रॉ मटेरियल से स्टार्ट होती है, और रॉ मटेरियल से स्टार्ट होगी, काम स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट सेल होगा, ग्रोथ होगी, प्रॉफिट होगा, और लास्ट में क्या होता है, जो डिक्लाइन प्रोसेस आती है, वहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, लंबी जो चैन बनती है, उसे ही कहते हैं वैल्यू चैन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, वैल्यू चैन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज थ्रू विच अ फर्म एडेड वैल्यू टू इट्स प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल कस्टमर्स। वैल्यू चैन वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल से लेकर, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक का हर चरण, मतलब इसमें बताया गया है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, प्रोडक्ट बनने वाला है, तो रॉ मटेरियल आना, ठीक है, उसका स्टोर करना, उसका बनना, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट होना, कस्टमर, उसके बाद उसको उस फैक्ट्री से उस कस्टमर की शॉप तक या फिर दुकानदार तक पहुंचाना, उसके बाद उसका सेल होना, मतलब वो कस्टमर तक पहुंचना, जो सारी प्रोसेस लाइन बाय लाइन एडेड होती रहती है, उसे ही कहते हैं वैल्यू चेन। मतलब हर स्टेप में क्या होगा, एक वैल्यू एड होगी। रॉ मटेरियल आएगा तो उसे स्टोरेज किया जाएगा, माल तैयार किया जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या हर स्टेप में क्या हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है। इसके टू टाइप्स हैं, ठीक है। वैल्यू चेन के टू टाइप्स है या टू एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, ये गतिविधियाँ सीधे उत्पाद बनाए और बेचने से संबंधित होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, ये गतिविधियाँ क्या होती है, डायरेक्ट जो उत्पाद बनता है उससे रिलेटेड होती है, मतलब डायरेक्ट जुड़ती है अपने वैल्यू चेन में। मतलब जो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल स्टोरेज होगा, ठीक है, वो बनाया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, फैक्ट्री से निकाला जाएगा, कस्टमर तक पहुँचाया जाएगा। तो जो प्रोसेस हो रही है उसमें ये डायरेक्ट एड होती है, ये उसको सपोर्ट नहीं करती है, डायरेक्ट एड होती है उसमें, ठीक है। तो वो होती है क्या, प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें फर्स्ट है इनबाउंडिंग लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल का रिसीव और स्टोर करना ताकि प्रोडक्शन के लिए रेडी हो, ठीक। इसकी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, रॉ मटेरियल को लाया गया, रिसीव किया गया और उसको स्टोर किया गया। सेकंड क्या होगा, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, मतलब जो रॉ मटेरियल आया है अब उसको क्या किया जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब ऑपरेशन। थर्ड स्टेप इसकी है आउटबाउंडिंग लॉजिस्टिक, मतलब जो भी माल तैयार हुआ है उसको क्या करना, मार्केट या कस्टमर तक डिलीवर करना, ये थर्ड स्टेप उसकी हुई। फोर्थ स्टेप क्या हुई, मार्केटिंग और सेल्स,
मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट बना है उसको क्या किया जाएगा, मार्केटिंग किया जाएगा, उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, ठीक है, पोस्टर छपवाए जाएंगे, या हो सकता है उसकी ऑनलाइन शॉपिंग किया जाए, ऑनलाइन उसकी बिक्री हो, ठीक है, मतलब सेल होगी। ये क्या उसकी होती है, इसकी लास्ट स्टेप होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी 4 स्टेप्स, इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ की इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक और मार्केटिंग एंड सेल्स। अब इसमें सेकंड एक्टिविटीज़ है सपोर्ट एक्टिविटीज़। सपोर्ट एक्टिविटीज़ मतलब वे गतिविधियाँ, वो एक्टिविटीज़ जो डायरेक्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़ से क्या होती है, ऐड नहीं होती, तो सपोर्ट करती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट जाकर आपका जो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसमें ऐड हो जाए, नहीं, आपके जो काम हो रहे हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ टाइम दे रही है उसमें क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है। जैसे कि फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैनेजमेंट, फाइनेंस, प्लानिंग, ये क्या है, ये आपके डायरेक्ट प्राइमरी एक्टिविटी में ऐड नहीं हुई है, बट क्या करती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है। फिर सेकंड है इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सैलरी, मतलब जो एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी सैलरी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें ऐड होती है। फिर थर्ड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें सपोर्ट एक्टिविटीज़ में आती है। अब इसका फिफ्थ टॉपिक हमारा कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, ठीक है, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। स्टार्ट करते हैं, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी क्या है। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी डिफाइन द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय डिसाइडिंग इन विच बिजनेस इट्स शुड ऑपरेट एंड हाउ रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉरपोरेट रणनीति या कॉरपोरेट स्ट्रेटजी क्या है। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी वह रणनीति है या वह स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा संगठन, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन यह निर्णय लेता है कि उसे किन किन व्यवसायों में कार्य करना है तथा दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का वितरण कैसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होगा इसमें होती है, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी में होती है। तो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी क्या है। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी वह रणनीति है या वह स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन यह निर्णय लेता है कि वह व्यवसाय या वह ऑर्गेनाइजेशन किन किन व्यवसायों में या किस किस बिजनेस में काम करेगी तथा उसके लॉन्ग टर्म जो गोल है उसकी प्राप्ति के लिए कौन से संसाधनों को कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये होती है कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। अब इसके कुछ टाइप्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हर बार आते हैं, ठीक है। एक बार बता दूं मैं, जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो आपको डायरेक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के नाम से भी आ सकती है या फिर आपको डायरेक्ट टाइप्स पूछता है। जैसे कि इसका फर्स्ट टाइप है ग्रोथ स्ट्रेटजी, आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी डायरेक्ट पूछ सकता है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर आपको ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के नाम से भी आती है। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में 3 टाइप से स्ट्रेटजी आती है, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये 3 स्ट्रेटजी आती है आपकी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में, जो आपको डायरेक्ट ना पूछते हुए ऐसे नाम से भी आ सकती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड टाइप्स के नाम से भी आ सकती है, या फिर डायरेक्ट इनके नाम से भी आ सकती है। अब हम इसमें फर्स्ट देखेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के टाइप्स। इसमें फर्स्ट है ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है। ग्रोथ स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य होता है संगठन के व्यवसाय का विस्तार करना, जैसे बिक्री बढ़ाना या नए बाजार में प्रवेश करना। देखो ग्रोथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या होगा। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य होता है कि संगठन की ग्रोथ को बढ़ाना, मतलब उसमें जो सेल हो रही है उसको बढ़ाना, या फिर उसके व्यवसाय, उसके बिजनेस को विस्तार करना। सेकंड होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि स्थिरता रणनीति। स्थिरता रणनीति का मतलब होता है कि जो या फिर बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य होता है संगठन की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना, जैसे कि जिस स्थिति में अभी है वो जो बिजनेस अभी कर रहा है, जैसे स्ट्रेटजी उसकी चल रही है उसको बनाए रखना, ठीक है, उसी में उसको काम करना, या फिर बिना किसी बड़ा परिवर्तन के उसको उसी वे में चलाते जाना, ठीक है, मतलब स्टेबल होना, कोई भी बिजनेस स्टेबल होना, ठीक है, ये होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। थर्ड है इसमें अब क्या, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग बिजनेस ऑपरेशन टू ओवरकम बिजनेस एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। संकोचन रणनीति में संगठन अपने कुछ कार्यों को कम करता है ताकि घाटे में काम
किया जा सके, घाटे को कम किया जा सके। ठीक है, जो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी होती है वो किस चीज़ का होती है? रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो संगठन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ कार्य को कम करना और जो कम घाटा है, मतलब जो और कम से कम घाटे में उस बिजनेस को चलाते रहना। फिर है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फोकस ऑन रिव्यूइंग और सीक और लॉस मेकिंग बिजनेस। पुनरुद्धार रणनीति का उद्देश्य होता है घाटे में चल रहे बिजनेस को फिर से लाभ में लाना, मतलब उसको क्या करना? टर्न अराउंड करना। मान लो और कोई बिजनेस घाटे में चला गया है तो उससे क्या करना? उसी वे में स्टार्ट करना। हो गया है घाटा, पर क्या किया जाए? उसमें कुछ सुधार किया जाए, नई स्ट्रेटजी बनाया जाए और उसको क्या किया जाए? फिर से प्रॉफिट में लाया जाए। ठीक है, इसमें फिर एक और है डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी एंड लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। 2 टाइप से होती है, जो आपकी 6 टाइप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हो गई। इसमें कुछ स्ट्रेटजी और भी होती है जो आपको मैंने यूनिट में टॉपिक स्टार्ट किया तब भी समझाया था। ठीक है, डाइवर्समेंट और एक होती है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। ये था कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के कुछ टाइप्स। 6 टाइप्स हमने देखा है। फिर इसमें 6 टॉपिक है आपका रेड ओशियन और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। इसमें आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि रेड ओशियन स्ट्रेटजी क्या होती है। रेड ओशियन स्ट्रेटजी वह स्ट्रेटजी होती है जिसमें संगठन या ऑर्गेनाइजेशन पहले से मौजूद बाजार में प्रतिस्पर्धियों या फिर बोल सकते हैं कॉम्पिटिशन से मुकाबला करती है और अपना हिस्सा क्या करती है? बढ़ाने का प्रयास करती है। रेड ओशन एक साइड और ब्लू ओशन एक साइड। रेड ओशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो बिजनेस है, आप मान लो कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप उसी इन्वायरमेंट में या फिर उसी मार्केट में अपना क्या कर रहे हैं? अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मतलब जो भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, मान लो अगर ये एक मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है, इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ ज़्यादा है। इसमें कम से कम 4 कंपनियों का माल क्या होगा? सेल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, हिस्सेदारी भी कम होगी। इसमें अपना हिस्सा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये होती है रेड ओशन स्ट्रेटजी। तो सिंपल सा बोले तो रेड ओशन स्ट्रेटजी वह स्ट्रेटजी है या वह रणनीति है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले से मौजूद, ठीक है, पहले से मौजूद बाज़ार में मार्केट में, ये बाज़ार में बोल सकते हैं या मार्केट में क्या करता है? कंपटीशन करता है या कॉम्पिटिटर से मुकाबला करता है और मुकाबला करके अपना हिस्सा क्या करता है? अपना हिस्सा पाने के लिए कोशिश करता है ताकि वो उसी बाज़ार में काम करके या उसी बाज़ार में अपना प्रोडक्ट सेल करके क्या कर सके? अपना हिस्सा प्राप्त कर सके। ठीक है, ब्लू ओशन का मतलब क्या होता है? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी वह स्ट्रेटजी होती है जिसमें संगठन क्या करता है या जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में सेल करता है। मतलब वो उसी बाजार में जहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। इसके रेड ओशन में क्या हो रहा था? रेड ओशन स्ट्रेटजी में जो प्रोडक्ट है या फिर जो रणनीति है वो किस में अपनाई जा रही थी? उसी मार्केट में, उसी कंपटीशन के बीच क्या हो रहा था? मुकाबला हो रहा था। अब ब्लू ओशियन में क्या होता है? ब्लू ओशियन में संगठन अपना जो भी प्रोडक्ट है वो न्यू मार्केट में सेल करता है, मतलब न्यू मार्केट में वो एंट्री करता है। मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए वो नया बाजार बनाता है जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता, बिल्कुल साफ तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल होता है। शायद उसमें रिस्क भी होता है कि आपका प्रोडक्ट सेल ना हो क्योंकि वहाँ पर क्या है? आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है, वहाँ पर कस्टमर कम है। ठीक है, बट रेड ओशन में क्या होता है? रेड ओशन में आप उसी कॉम्पिटिशन का मुकाबला करना पड़ता है और अपना हिस्सा पाने की कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था आपका ब्लू ओशन एंड रेड ओशन स्ट्रेटजी। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जेईसी मॉडल। जेईसी मॉडल को मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि जेईसी मॉडल क्या है? एक रणनीतिक योजना उपकरण है, मतलब स्ट्रेटजिक प्लानिंग उपकरण है या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जिसका उपयोग संगठन अपने विभिन्न व्यवसायों का मूल्यांकन, उद्योग की आकर्षकता और व्यवसाय की शक्ति के आधार पर करता है। मतलब मैं आपको बता दूं, जो जेईसी मॉडल है, जेईसी मॉडल एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जिसका उपयोग संगठन के विभिन्न व्यवसाय, ठीक है, मतलब संगठन का जो भी प्लानिंग है या संगठन का जो व्यवसाय है उसको 2 आधार पर, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है। उद्योग की आकर्षिता मतलब इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस, और व्यवसाय की शक्ति मतलब होता है बिजनेस स्ट्रेटजी, या फिर इसको बोल सकते हैं बिजनेस स्ट्रांगनेस, ठीक है, या फिर सिंपल सा बोले तो बिजनेस स्ट्रेंथ। बिजनेस स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस, ये दो चीज़ों के आधार पर क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को मापा जाता है या उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें दो मैंने आपको बताया। इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस, इसका मतलब होता है किसी उद्योग में लाभ, विकास और भविष्य की संभावना कितनी है, इसका आकलन करना। और बिजनेस स्ट्रेंथ का मतलब है उस उद्योग में कंपनी की प्रतिस्पर्धा शक्ति और स्थिति कितनी मजबूत है, इसका आकलन करना, ठीक है। ये दो चीज़ों पर क्या होता है, जेईसी मॉडल टीका होता है, क्या, इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ, ठीक है। जीईसी मैट्रिक जो स्ट्रक्चर होता है वो 3x3 का होता है, ठीक है। इसमें आपको 3 सेल मिलेगी किसकी, इंडस्ट्री एक्टिवनेस की, और 3 सेल मिलेगी बिजनेस स्ट्रेंथ की। इंडस्ट्री की एक्टिवनेस 3 होती है, हाई, मिडिल और लो, और बिजनेस स्ट्रेंथ होती है स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक, ठीक है। ये 3 और ये 3 करके ये 3 मल्टीप्लाई होके 9 सेल्स बनाती है, और हम 9 सेल्स सबको देखते हैं, ठीक है। 9 सेल कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है इसमें टॉप रो हाई इंडस्ट्री एक्टिवनेस, ठीक है। हाई इंडस्ट्री एक्टिवनेस में होता है क्या, फर्स्ट सेल होती है हाई एक्टिवनेस प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस, सेकंड होती है हाई एक्टिवनेस प्लस एवरेज बिजनेस, थर्ड होती है हाई एक्टिवनेस प्लस वीक बिजनेस, ठीक है। इसकी 3 सेल हो गई जो क्या होती है टॉप रो में आती है। फिर इसकी सेकेंड रो है जिसे कहा जाता है मिडिल रो, ठीक है। मिडिल रो में आती है मीडियम एक्टिवनेस प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस, मीडियम एक्टिवनेस प्लस एवरेज बिजनेस, सिक्स आती है मीडियम एक्टिवनेस प्लस वीक बिजनेस, ठीक है। ये क्या होती है मिडिल रो की, मिडिल रो होती है। फिर उसकी थर्ड रो देखते हैं हम जिसे कहा जाता है लोअर लो, ठीक है। बॉटम लो, बॉटम रो बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लोअर लो, ठीक है। इसमें 3 सेल्स आती है, कौन कौन सी, लो एक्टिवनेस प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस, लो एक्टिवनेस प्लस एवरेज बिजनेस, लो एक्टिवनेस प्लस वीक बिजनेस। तो ये आपकी होती है 9 सेल्स, ठीक है, जो आपको जेईसी मैट्रिक्स के नाम से आती है, जेईसी 9 सेल के नाम से आती है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप टॉप जो रो हुई थी उसकी 3 स्टेप्स, और फिर जैसे मिडिल रो की 3 स्टेप्स और बॉटम रोज की 3 स्टेप, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ठीक है। अब फोर्थ इसका टॉपिक है स्ट्रेटजिक इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। जब मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक बताया था स्ट्रेटजिक इवोल्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब जब मैं आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बताया तभी बताया था इवोल्यूशन। स्ट्रेटजी इवोल्यूशन का मतलब होता है जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है उस पर जो काम हो रहा है उसको क्या करना, जांचना कि जिस जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको चेक करना क्या कहलाता है, स्ट्रेटजी इवोल्यूशन कहलाता है। और उसके बाद कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेटजी चेंज करना चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर क्या करना, उसको कंट्रोल में लाना या उसे चेंज करना, वो कहलाता है स्ट्रेटजी कंट्रोल। स्ट्रेटजी इवोल्यूशन मतलब जो आपने रणनीति बनाई है उसको जांचना, और स्ट्रेटजी कंट्रोल मतलब और आपको लग रहा है जांचने की बात कि उसमें कोई सुधार करना चाहिए तो उसे क्या करना, आपको सुधार लाना या फिर सुधारात्मक कदम उठाना, वो होता है आपका स्ट्रेटजी कंट्रोल, ठीक है। अब स्ट्रेटजी जो कंट्रोल है इसके 4 टाइप्स होते हैं, प्रीवियस कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रेटजिक सर्वाइलेंस और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ये 4 टाइप से होते हैं आपके स्ट्रेटजिक कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपका 8th टॉपिक था स्ट्रेटजी इवोल्यूशन और स्ट्रेटजी कंट्रोल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके यूनिट जब मैं आप कवर करा तब भी बताया स्टेप बाय स्टेप। और फिर इसमें 9th आपका टॉपिक है मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या है, मेजरिंग परफॉर्मेंस इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग हाउ इफिशिएंटली ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव यूजिंग वेरियस क्वांटिटी एंड क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। जो मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या है, मेजरिंग परफॉर्मेंस एक प्रोसेस है जिसमें संगठन यह आकलन करता है कि उसकी जो भी प्रोसेस थी या उसके जो भी लक्ष्य थे उसके अकॉर्डिंग
उसने कितना प्राप्त किया। मतलब जो भी आपकी प्रोसेस थी, आपने जो स्ट्रेटजी तैयार की थी, उस परफॉर्मेंस को क्या करना, चेक करना या मेज़र करना है, क्या कहलाता है, मेजरिंग परफॉर्मेंस कहलाता है। या सिंपल सा बोले तो अपनी बिजनेस का या आपके बिजनेस का जो गोल है, ठीक है, जो उद्देश्य है, उससे क्या करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना या मेज़र करना। आपने फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको मेज़र करना कि कहाँ तक काम पहुँचा, कहाँ तक काम बाकी है, कहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों को चेक करना ही क्या कहलाता है, इन सारी चीज़ को चेक करना ही मेजरिंग परफॉर्मेंस कहलाता है, जिसका सिंपल सा नाम भी है कि जो भी परफॉर्मेंस है उसको क्या करना है, मेज़र करना है। ठीक है, फिर बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड एक टूल्स है जो मेजरिंग परफॉर्मेंस में काम आता है। ठीक है, जो नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल दो प्रकार की जो परफॉर्मेंस होती है उनको क्या करता है, मेज़र करता है। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल दैट मेजर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 प्रिस्क्रिप्टिव फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग ग्रोथ। ठीक है, तो क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में आता है। बैलेंस स्कोर कार्ड एक टूल है, या फिर बोल सकते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड एक नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल बैलेंस, या फिर सिंपल सा बोले तो जो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड है वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टूल है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, मेजरिंग परफॉर्मेंस का बड़ा रूप ही क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, जो आपके 4 प्रिस्क्रिप्टिव को 4 भागों में बांटता है। कौन कौन से, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, इसमें 4 प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल, प्रॉफिट, रेवेन्यू, आरओआई, कस्टमर में आ जाते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, इंटरनल प्रोसेस में आते हैं आंतरिक प्रक्रिया, इफिशियंसी एंड क्वालिटी, और लर्निंग एंड ग्रोथ में आते हैं एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड स्किल्स। ठीक है, इसके 4 प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं किसके, बैलेंस स्कोर कार्ड के। तो ये आपका टॉपिक था मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। फिर एक आपका टॉपिक और है इसमें 5P और 4P स्ट्रेटजी, जो आपको 5P के नाम से भी आ सकते हैं या 4P के नाम से भी आती है। तो हेनरी मिंटबर्ग के अकॉर्डिंग आपकी 4P स्ट्रेटजी होती है प्लान, प्लोए, पैटर्न, पोजीशन, और आपको 5P स्ट्रेटजी आती है तो उसमें आपको क्या करना है, प्रिस्क्रिप्टिव को ऐड करना है। और 4P स्ट्रेटजी आती है तो प्लान, प्लोए, पैटर्न, पोजीशन, और 5P स्ट्रेटजी आती है तो आपको उसमें क्या करना है, प्रिस्क्रिप्टिव को ऐड करना है। ठीक है, फिर है पोर्टर्स की 5 फोर्सेस या कॉम्पिटिटिव मॉडल्स। इसमें आपकी 5 फोर्सेस है जो माइकल ई पोर्टर के नाम से आती है, कॉम्पिटिटिव मॉडल के नाम से आ सकती है आपको, या फिर 5 फोर्सेस के नाम से आ सकती है। 5 फोर्सेस कौन कौन सी होती है, थ्रेट्स ऑफ न्यू इंटायर्स, मतलब नई प्रतियोगिता का खतरा। ठीक है, मार्केट में अगर न्यू प्रतियोगिता आते हैं तो उसका खतरा होता है, मतलब क्या है, ये 5 फोर्सेस की फर्स्ट फोर्स है इसमें। सेकंड इसमें है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, मतलब जो सप्लायर्स होते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल देते हैं किसी भी कंपनी को, उसकी शक्ति। थर्ड में है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, मतलब जो बायर है, जो खरीदार रहते हैं, उसकी शक्ति। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, विकल्प उत्पादों का खतरा, जैसे कि एग्जांपल है कि टी और क्या कॉफ़ी, अगर लोग कॉफ़ी को पसंद करेंगे तो क्या है, वो एक टी के लिए सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि टी और कॉफ़ी के बीच, दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। अगर लोग टी पसंद करेंगे तो कॉफ़ी रह जाएगा, कॉफ़ी पसंद करेंगे तो टी रह जाएगा। तो क्या होगा, टी कॉफ़ी का एक सब्स्टिट्यूट है, लोग टी के जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की जगह टी यूज़ कर सकते हैं। फिर है रिवेलरी अमॉन्ग एक्साइटिंग कॉम्पिटिटर्स, मतलब मौजूदा प्रतियोगिता के बीच क्या होना, प्रतिस्पर्धा होना, मतलब जीते प्रतियोगिता वहाँ पर उपलब्ध है, उन सबके बीच क्या होना, खतरा होना, या फिर उन दोनों सबके बीच क्या होना, प्रतियोगिता होना। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप मैंने आपको तो वैसे सभी टॉपिक्स को समझा दिया है, फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिसमें आपको बोल के बताती हूँ, जैसे कि शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या है, एक एनालिसिस टूल है या फिर स्ट्रेटजिक एनालिसिस टूल है। शॉर्ट का मतलब होता है, एस मतलब स्ट्रेंथ, ओ का डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, टी का मतलब थ्रेट्स, जो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है यूनिट वाइज। ठीक है, तो शॉर्ट एनालिसिस आपको टॉपिक आ सकता है। फिर एक टॉपिक जैसे आपका है कि BCG मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप,
ठीक है। बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप भी क्या है, एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जिसमें मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के आधार पर आपके कंपनी के प्रोडक्टों का क्या जाता है, एनालिसिस किया जाता है और 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टार, केस काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दो जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया। 2 टॉपिक्स बीसीजी मैट्रिक्स शॉर्ट एनालिसिस मैंने आपको बोल के बताया। आप इतने टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक, आपके क्वेश्चंस, आज के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो सारे अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।